नमस्कार। आज हम उषा प्रियमवदा जी की एक बहुत ही मशहूर कहानी वापसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। ये कहानी है गजाधर बाबू की। 35 साल नौकरी की रेलवे में, फिर रिटायर होकर अपने परिवार के पास लौटे। हाँ, लौटे तो एक उम्मीद के साथ। वो अपनापन, जिसके सहारे उन्होंने अकेलेपन के इतने साल काट दिए थे। लेकिन क्या घर लौटना हमेशा वैसा होता है जैसा हम सोचते हैं? यही यही सवाल ये कहानी उठाती है। तो आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत होती है गयाधर बाबू के क्वार्टर छोड़ने से। सामान बंद रहा है, 2 बक्से, डोलची, बाल्टी। और वहाँ गणेशी है, उनका सहायक शायद। वो बेसन के लड्डू देता है, बड़ा भावुक होकर। हाँ, उससे पता चलता है कि गजाधर बाबू वहां अजनबी नहीं थे। एक स्नेही का रिश्ता बन गया था। बिल्कुल। लेकिन गजाधर बाबू के मन में एक खुशी भी है, घर जाने की खुशी। वो इस बिछो पर भारी पड़ रही है। जाहिर है, सालों से इसी दिन का इंतजार किया होगा। रिटायरमेंट, फिर परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी। हाँ, सारी जमा पूंजी इसी में तो लगाई थी। शहर में मकान, बच्चों की शादियां, पढ़ाई लिखाई, बाहर से देखें तो सब सेट था। और वो अपना स्नेही स्वभाव, वो स्नेह की चाहत लेकर घर लौट रहे हैं। पुरानी यादें हैं मन में, बच्चों के साथ खेलना, पत्नी का वो पहले वाला प्यार। गरम खाना परोसना, प्यार से खिलाना, उनकी आहट सुनकर मुस्कुराना, ये सब यादें थीं। और फिर घर पहुंचते हैं। यहीं से कहानी का रुख बदलता है ना। हाँ, यहीं से उम्मीद और असलियत का टकराव शुरू होता है। इतवार का दिन है, घर में अंदर से हंसी ठहाकों की आवाज आ रही है। नरेंद्र, उनका बेटा, शायद नाच की नकल कर रहा है। बेटी वसंती, बहू, सब खिलखिला रहे हैं। लेकिन जैसे ही गजाधर बाबू अंदर आते हैं, सब चुप, एकदम शांत। हाँ, वो जो एक सहज माहौल था वो भंग हो जाता है। वो कोशिश करते हैं उस मजाक में शामिल होने की, पर नहीं हो पाते। मन खिन्न हो जाता है। फिर वो चाय मांगते हैं। तो पता चलता है बहू तो पहले ही चली गई अपने कमरे में। बसंती बेटी, वो भी जैसे लिहाज में रुकती है। चाय लाती है, पर बेमन से। चाय फीकी भी लगती है। और पत्नी, वो पूजा कर रही हैं। मतलब पहले ही दिन अपने ही घर में एक एक अजनबीपन सा। बिल्कुल। और ये एहसास बढ़ता ही जाता है। पत्नी पूजा से लौटती हैं तो जूठे बर्तन देखकर बहू पर ताना कसती हैं। नौकर भी नहीं है। और गजाधर बाबू को फौरन गणेशी की याद आती है। हाँ, रानीपुर स्टेशन की वो सुबह, गरम पूड़ियाँ, जलेबी, बढ़िया चाय। यहाँ तो पत्नी का स्वर ही शिकायतों भरा है। घर की किचकिच, कोई हाथ नहीं बटाता, बहू आलसी है, वगैरह वगैरह। जब वो वसंती को शाम का खाना बनाने को कहते हैं, तो बसंती मुंह फुला लेती है, पढ़ाई का बहाना। माँ भी बेटी की तरफदारी करती है कि वो शीला के घर गई थी, सुनती नहीं आजकल। और फिर सबसे सबसे चुभने वाली बात, बैठक में उनकी चारपाई लगना। हाँ, जैसे कोई मेहमान हो, जिनका घर में कोई स्थायी ठिकाना ही नहीं। ये बहुत प्रतीकात्मक है ना। हाँ, घर के बाकी कमरों पर सबका कब्जा है। पत्नी का कमरा सामान से भरा है, अचार, कनस्तर, रजाइयां। बसंती के कपड़े भी वहीं। अमर और बहू का अपना कमरा। और इनके लिए बैठक में एक चारपाई, जैसे रेलगाड़ी आती है चली जाती है, वैसा ही अस्थायित्व। और ये सिर्फ जगह का स्थायित्व नहीं है, भावनात्मक भी है। सही कहा। जब वो खर्च कम करने की बात करते हैं तो पत्नी का जवाब बड़ा रूखा होता है। सभी खर्च वाजिब हैं। कोई हमदर्दी नहीं, कोई ये नहीं पूछता कि आप कैसे हैं, इतने साल अकेले कैसे काटे। उन्हें लगता है जैसे वो सिर्फ शिकायतें सुनने के लिए हैं। वो अपनी पत्नी को देखते हैं और सोचते हैं कि वो पहले वाली वो लावण्यमयी युवती कहाँ खो गई। ये तो कोई और ही है, बेडौल, रूखी, अपरिचित सी। रात के खाने पर भी तनाव, बहू से घी गिर गया दाल में, पत्नी की शिकायतें जारी। बसंती ने खाना बनाया पर बेस्वाद। बेटा नरेंद्र गुस्सा होता है, माँ उसे मनाती है। गजाधर बाबू पत्नी से कहते हैं कि बसंती ठीक से नहीं बनाती। तो पत्नी का जवाब, करना नहीं चाहती। बेटी का बचाव। धीरे धीरे ये दूरी और गहरी होती जाती है। वो बसंती को पड़ोस जाने से टोकते हैं तो बेटी पिता से ही कतराने लगती है। और फिर एक दिन पत्नी बताती है कि अमर, बड़ा बेटा, अलग होने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि गजाधर बाबू बैठक में रहते हैं, बहू को अब रोक टोक महसूस होती है, काम करना पड़ता है, सास के ताने सुनने पड़ते हैं। पता चलता है कि उनके आने से पहले अमर ही घर का मालिक था एक तरह से। ये सुनकर तो गजाधर बाबू बिल्कुल टूट से गए होंगे। हाँ, ये तो जैसे उनके होने को ही नकारना था। जिनके लिए वो घर लौटे, वही उनकी मौजूदगी से परेशान है। फिर वो तय करते हैं कि अब किसी बात में दखल नहीं देंगे। और उनकी चारपाई बैठक से हटकर पत्नी की उस भरी हुई कोठरी में लगा दी जाती है।
वो चुपचाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार के लिए वो शायद सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया थे और कुछ नहीं। पत्नी भी उनके इस चुपचाप रहने से जैसे खुशी होती है, घर में शांति रहती है। लेकिन एक दिन फिर उनसे रहा नहीं जाता। खर्च बचाने के लिए वो नौकर हटा देते हैं। और बस इसके बाद तो जैसे तूफान आ जाता है। बच्चे छुप छुप कर बातें करते हैं जो गजादर बाबू सुन लेते हैं। नरेंद्र कहता है आटा कौन पिसाएगा, बसंती कहती है कॉलेज जाऊं या झाड़ू लगाऊं, और अमर कहता है बूढ़े आदमी है, पड़े रहे चुपचाप, दखल क्यों देते हैं हर बात में। ये बातें सुनना किसी भी पिता के लिए बहुत मुश्किल है। यही शायद आखिरी चोट थी। वो समझ जाते हैं इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। फिर वो एक दिन खबर देते हैं सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। हाँ, पत्नी से पूछते हैं साथ चलोगी, और पत्नी मना कर देती हैं। गृहस्थी का हवाला, बेटी सयानी हो गई है, उसका हवाला देकर। गजादर बाबू बस इतना ही कहते हैं, बड़े हताश स्वर में, ठीक है तुम यहीं रहो। इसमें सब कुछ था। बिल्कुल। और फिर से वापसी की तैयारी होती है, लेकिन इस बार घर की तरफ नहीं, घर से दूर। बेटा नरेंद्र बड़ी तेजी से बिस्तर बांधता है, रिक्शा बुला लाता है, जैसे बस भेजना चाहता हो। गजादर बाबू उसी पुराने टिन के बक्से और बिस्तर बंद के साथ रिक्शा में बैठते हैं, हाथ में नाश्ते की डलिया। बस एक नजर परिवार पर डालते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं। और उनके जाते ही घर का माहौल फिर पहले जैसा, नॉर्मल। हाँ, बहू सिनेमा जाने का पूछती है, बसंती साथ चलने को कहती है। और पत्नी, वो सीधे चौके में जाती हैं, बची हुई मठरियां डिब्बे में सहेज कर रखती हैं और फिर नरेंद्र से कहती हैं, क्या? बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक को जगह नहीं है। अरे, मतलब उनके जाते ही उनकी आखिरी निशानी भी? हाँ, वो चारपाई जो उनके अस्थायी होने का प्रतीक थी, उसे फौरन हटा दिया जाता है, जैसे वो कभी थे ही नहीं या जैसे उनके जाने का ही इंतजार था। वाकई ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। घर आखिर है क्या? सिर्फ दीवारें या रिश्ते? गजादर बाबू की वापसी तो एक अंतहीन बिछो बन गई। बिल्कुल, ये पीढ़ियों के बीच का फासला, बदलती पारिवारिक सोच और एक इंसान की भावनात्मक जरूरतें जिन्हें अनदेखा कर दिया गया। शायद उनकी उम्मीदें ही वक्त के साथ बदल गई थीं या परिवार ने उन्हें समझा ही नहीं। शायद दोनों ही बातें हैं। तो ये थी उषा प्रियमवदा जी की कहानी वापसी। उम्मीद है ये मार्मिक कहानी आप सबके दिलों तक पहुंची होगी। हमारी इस कोशिश को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि अगली कहानी आते ही आपको पता चल जाए। अगली कहानी तक के लिए विदा।